वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश के लिए वर्कबुक के ही सेक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, 2 पार्ट हो चुके हैं इसमें, जिसमें फर्स्ट से लेकर 6 लेसन तक हम कंप्लीट कर लिया है। किसी ने अभी भी वो पहले नहीं देखे हैं या कॉपी कंप्लीट नहीं किए तो पहले उन्हें करें, उसके बाद ही इसको आप कंटिन्यू करें। तो अब हम देख रहे हैं इस थर्ड पार्ट में 7th, 8th और 9th लेसन को। तो ये 7th लेसन का हम देख रहे हैं, अपने स्क्रीन पे पैसेज दिया हुआ है। आप बुक ओपन करके रखें, 7th लेसन में आपको पैसेज दिख जाएगा और ये एक पोयम है। तो हम देखते हैं कि क्या बताया गया है इसमें, फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे जिसको अपनों को लिखना है और याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पोयम का नाम है इसमें रिस्क्स। रिस्क्स मतलब जोखिम को कहते हैं, खतरे को कहते हैं, है ना, जिसमें रिस्क हो। तो देखते हैं कि क्या कहा गया है इस पोयम में रिस्क के बारे में। तो टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, कि हर चीज में देखो रिस्क है। तो हर चीज के बारे में यह बताया है कि हंसने में रिस्क है मूर्ख दिखने का, है ना। अगर कोई हंसेगा तो हो सकता है उसमें लोग उसको मूर्ख समझे, तो मूर्ख दिखने का रिस्क है। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। वीप मतलब रोना, है ना, कि रोने में भी रिस्क है कि कहीं आप भावुक दिखे तो, है ना, भावुक दिखने का रिस्क है कि अरे बहुत ही भावुक है, तो इसमें भी रिस्क है। आगे देखें, टू रीच आउट फॉर अदर्स इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। क्या आप जब किसी दूसरे के काम में के लिए जाते हैं तो उसमें भी जोखिम है उसमें शामिल हो जाने का, कि क्या अपन सोचते हैं कि कहाँ इसके लफड़े में पड़ रहे हैं, तो वो एक इन्वॉल्वमेंट का इसमें रिस्क है। फिर आगे देखें, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग यूअर ट्रू सेल्फ, कि जब आप अपनी भावनाओं को एक्सपोज करते हैं, दूसरों के सामने रखते हैं, तो उसमें आप स्वयं को एक्सपोज करने का रिस्क ले रहे होते हैं, है ना। उसमें इस चीज का रिस्क है कि आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। खुद को एक्सपोज करने का मतलब कि अगर आप दुनिया के सामने, लोगों के सामने थोड़े बनावटी बनते हैं तो उसमें आप खुद को एक्सपोज करने का आपके पास रिस्क हो जाता है जब आप अपनी भावनाएं रखते हैं, है ना। क्योंकि संपत्ति से ज्यादा जो कठिन है वो जुबान को कंट्रोल करने का, जुबान पे काबू रखने का, ऐसा कहते हैं। तो जुबान पे काबू नहीं रहता और हम कई बार कुछ जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं, खुद को एक्सपोज कर देते हैं। फिर आगे देखें, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नैव। नैव मतलब अनुभवहीन, कि जब आप भीड़ के सामने, क्राउड के सामने अपने विचार और अपने सपनों के बारे में बताते हैं तो उसमें जोखिम है अनुभवहीन कहलाने का, कि यानी कि लोग समझेंगे जब आप बिल्कुल भीड़ के सामने अपने विचार और अपने आइडियाज या अपने सपनों के बारे में कहते हैं पहले से, तो लोग आपको अनुभवहीन समझ सकते हैं। क्योंकि जब आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे जो आप बोल रहे हैं अभी, तो फिर वो अपने को इज्जत पे आ जाती है ना, इसलिए आपको अनुभवहीन बोल सकते हैं लोग। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि किसी से प्रेम करने में भी रिस्क है, बदले में प्रेम ना मिलने का, है ना, तो ये भी रिस्क है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, कि जीने में भी रिस्क है मरने का, कि मैं मर गया तो। फिर आगे, टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, कि आशा करने में भी रिस्क है निराशा प्राप्त होने का, कि आप किसी से कोई उम्मीद करते हो और सामने से वो नहीं पूरी हो, तो ये भी रिस्क है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कि कोशिश करने में भी रिस्क है फेल हो जाने का, असफल हो जाने का। फिर आगे देखें कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, लेकिन रिस्क, जोखिम हमेशा जो है लेना ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा है जीवन में वो रिस्क ना लेने का है। जब तक आप कोई रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो सबसे बड़ा खतरा रिस्क ना लेने का है, इसलिए रिस्क तो लेना ही होगा और हर चीज में रिस्क है, जैसा कि हम देख रहे हैं। आगे देखें अगले पेज पे कि द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। अब इतने सारे नथिंग क्यों लिखा है? कि ऐसा व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है तो वो कुछ करता भी नहीं है, वो कुछ होता भी नहीं है, वो कुछ है भी नहीं और वो कुछ बनता भी नहीं, है ना। एक बार और आपके लिए समझा देता हूँ कि वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है वो कुछ करता भी नहीं है, वो कुछ होता भी नहीं है, वो कुछ है भी नहीं और कुछ हो भी नहीं सकता, यानी कुछ बन भी नहीं सकता है। तो ये रिस्क ना लेने का खतरा है। फिर आगे देखें कि दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव, है ना, कि वे
अवॉइड कर सकते हैं, मतलब बच सकते हैं अपने दुख से, अपने शोक से, अपने सौरों से, लेकिन वे ऐसा करने से कुछ सीख नहीं सकते हैं, कुछ महसूस नहीं कर सकते हैं, कुछ बदल नहीं सकते हैं, कहीं वृद्धि, कुछ बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं, कोई प्रेम नहीं कर सकते, कुछ कहीं जी नहीं सकते। तो ये हर चीज़ को अगर आप अवॉइड करेंगे, उससे बचेंगे, तो आप इन सभी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। किन से, एक बार और सुन ले, कुछ भी सीखने से वंचित रह जाएंगे, महसूस करने से, कुछ बदलाव करने से, कहीं बढ़ने से, प्रेम करने से, जीने से भी आप बचेंगे। क्या, जीने में भी तो रिस्क है मरने का। फिर आगे देखें कि चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, कि जो अपने दृढ़ निश्चय से बंधे हुए रहते हैं, चेंड रहते हैं, कि वह गुलाम होते हैं, खुद के गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफेटेड देयर फ्रीडम, कि वे अपनी जो फ्रीडम है, अपनी जो आज़ादी है, उसको खो देते हैं। फॉरफेट करना मतलब खो देना। ओनली अ पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री, कि सिर्फ वो व्यक्ति जो रिस्क लेता है, हर चीज़ में जोखिम लेता है, तो वो पूरी तरह से फ्री है, वही आज़ाद है। बाकी सब तो गुलाम है, क्योंकि वो जोखिम ही नहीं ले रहे, वो अपने एक कंफर्ट जोन में, एक आराम क्षेत्र में बंधे हुए हैं। तो ये था एक पोयम में, इसमें जो जानकारी दी है कि रिस्क लेना चाहिए वरना कुछ होगा नहीं। हर चीज़ में रिस्क है, जीने में भी रिस्क है, पढ़ने में भी रिस्क है ना। कहीं आप ये सोचे कि परीक्षा में फेल ना हो जाओ, तो पास होना है, पास होने की इच्छा रखते हैं, तो फेल होने की भी हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ फेल हो जाए तो ठीक है, रिस्क तो है, मेहनत करेंगे तो नहीं होगा। अब ये आगे देखें किसने लिखा है ये पोयम। वैसे तो जेनेट रेन ने लिखा है, कोई ऐसा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कौन से अपनों को अपनी कॉपी में लिखना है। तो कुछ हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक तो ये फर्स्ट वाला, इसमें लिखेंगे हम 7 लेसन में, अकॉर्डिंग टू जेनेट रेन व्हाट रिस्क डू वी फेस व्हेन वी लाफ, जिस पे डबल राइट लगे सिर्फ वही लिखना है। व्हाई मस्ट वी टेक रिस्क, और इसके अलावा एक ये लॉन्ग आंसर होगा जो कि 4 मार्क्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 पे बोर्ड एग्जाम के ब्लूप्रिंट के हिसाब से, कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिस्क, या फिर राइट द सेंट्रल आइडिया है, तो एक तरह से ही पूछा गया है। तो ये इसका आंसर होगा, जो बीच में कटा हुआ है रहने दे। तो ये हुआ अपना 7th लेसन। अब हम देखते हैं अपना 8th लेसन को। 8th लेसन में भी एक थोड़ा बड़ा पैसेज जरूर है, लेकिन अच्छा नॉलेजेबल है। गीता के बारे में कहा है, भागवत गीता तो सबने नाम सुना ही होगा, है ना। तो ये गीता के बारे में बताया है, उसके बारे में कुछ जानकारी, कि द गीता इज नॉट एन एफोरिस्टिक वर्क, इट इज अ ग्रेट रिलीजियस पोयम, कि गीता सिर्फ कोई कहावतों का कार्य नहीं है कि उसमें कुछ कहावतें कही गई है, बल्कि उसमें वो एक धार्मिक कविता है ना। उसको एक धार्मिक कविता का नाम दिया गया है इसमें राइटर के द्वारा। द डीपर यू डाइव इनटू इट द रिचर द मीनिंग्स यू गेट, कि आप इसके जितनी गहराई में आप इसके अंदर छलांग लगाएंगे तो आपको उतना ही इसका सर्वश्रेष्ठ अर्थ मिलेगा, क्योंकि स्वयं ईश्वर भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई है पूरी। तो ये जितना आप उसके गहराई में जाएंगे आपको उसका अर्थ उतना ही उच्च मिलेगा। इट बीइंग मींट फॉर द पीपल एट लार्ज देयर इज प्लीजिंग रिपीटेशन, और ये लोगों के लिए कहा जाए तो इसमें एक आनंददायक दोहराव है, हर चीज़ का रिपीटेशन है, मतलब आपको इसमें अपने हर दुख सुख के सब कुछ जानकारी मिलेगी। With every age, the important word will carry new and expanding meaning, कि हर उम्र का जो अलग अलग उम्र का जो व्यक्ति है उसके लिए हर शब्द जो है नया और विस्तृत अर्थ रखने वाला होगा। यानी कि कम उम्र का व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो हो सकता है उसमें से कुछ अलग अर्थ निकाले अपने लिए, और एक बड़ा व्यक्ति, एक उम्र दराज व्यक्ति उसको पढ़े या अलग अलग उम्र का व्यक्ति पढ़े तो वो उसका अलग अलग अर्थ निकालेगा। बट इट्स सेंट्रल टीचिंग विल नेवर वेरी, लेकिन इसका जो केंद्रीय शिक्षा है वो बिल्कुल भी कभी अलग नहीं होगी, उसका एक ही भाव होगा। द सीकर इज एट लिबर्टी टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ट्रेजर एनी मीनिंग ही लाइक्स सो एज टू अनेबल हिम टू एनफोर्स इन हिज लाइफ द सेंट्रल टीचिंग, कि जो सीकर है यानी कि जो इसको पढ़ने वाला जो खोज करता है कि किसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उसको पूरी तरह से आज़ादी है कि वो इस खजाने में से, इस ट्रेजर में से, ट्रेजर यानी खजाना, कि इस खजाने में से वो कोई भी अर्थ जो उसको पसंद है वो निकाल सकता है और अपने जीवन में उसके केंद्रीय शिक्षा को लागू कर सकता है, यानी कि उसको अपने जीवन में अपना सकता है।
फिर आगे देखें कि नॉर इज द गीता कलेक्शन ऑफ डूज एंड डोंट्स, और ना ही गीता इस चीज का संग्रह है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब उसमें और भी दूसरी बातें बताई गई है, सिर्फ अच्छा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये नहीं है। वॉट इज लॉफुल फॉर वन मे बी अनलॉफुल फॉर अदर्स, क्योंकि कोई चीज कानूनी हो सकती है किसी एक के लिए, हो सकता है वही चीज गैर कानूनी हो किसी दूसरे के लिए। What may be permissible at one time or in one place may not be so at another time and in another place, कि हो सकता है किसी चीज़ की जो परमिसिबल यानी जो अनुमति है वो एक समय और एक स्थान पे दी जा सके, लेकिन उसी ही चीज़ की अनुमति आपको किसी दूसरे समय और दूसरे स्थान पे दी जाए ऐसा ना संभव हो, है ना, ये भी हो सकता है। ऐसा उसमें सब कुछ गीता में बताया है। जैसे अगर आप बहुत सारे उदाहरण अगर आप त्रेता युग, कलयुग और द्वापर युग के आज कलयुग में कहोगे तो वो कलयुग में लागू नहीं हो पाएगी, है ना। किसी एक चीज की अनुमति या कोई एक चीज कानूनी या गैर कानूनी होना न होना ये एक समय और एक स्थान के लिए सीमित है। हर समय आप उस चीज का उदाहरण लेके नहीं चल सकते। फिर आगे बताया है कि डिजायर फॉर फ्रूट इज द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन। अब यूनिवर्सल प्रोहिबिशन मतलब क्या, सर्वव्यापी निषेध होना, मतलब कि जो फल की इच्छा रखना है वो सर्वव्यापी निषेध है। क्या फल की इच्छा ना करे, है ना, अपने आप कार्य करते रहे, फल की इच्छा ना रखे, तो ये एक यूनिवर्सल प्रोहिबिशन है ना, पूरी दुनिया में ये मान्य है। डिजायरेबल इज ऑब्लिगेटरी, डिजायरलेसनेस इज ऑब्लिगेटरी, कि इच्छा किसी भी चीज की इच्छा न रखना ही महत्वपूर्ण है, ऑब्लिगेटरी है, अनिवार्य है। आप फल की इच्छा न रखें, डिजायरलेसनेस। फल मतलब हम समझ रहे ना, परिणाम, रिजल्ट की बात हो रही है। द गीता हैज संग द प्रेजेस ऑफ नॉलेज बट इट इज बियॉन्ड द मर इंटेलेक्ट। तो जो गीता है इसमें ज्ञान की प्रशंसा कही गई है ना, इसमें ज्ञान की प्रशंसा को बताया गया है, लेकिन ये एक सिर्फ किसी भी बुद्धि से परे है ना, मतलब मानव बुद्धि से परे है। It is essentially addressed to the heart and capable of being understood by the heart। अब बुद्धि से परे क्यों है, क्योंकि ये मुख्यतः सिर्फ हृदय के द्वारा ही संभव है इसको समझना, और हृदय के द्वारा ही इसमें मतलब संभव है इसको समझना। बाकी बुद्धि से अगर आप समझने जाएंगे तो इसके ढेर सारे अर्थ निकलेंगे, इसलिए आप इसको हृदय से समझे तभी आप इसके ज्ञान के जो इसमें प्रशंसा की गई है उसको समझ पाएंगे। Therefore the Gita is not for those who have no faith। अतः जो गीता है वो उनके लिए नहीं है जो इसमें विश्वास नहीं करते हैं, है ना, जिसको इसमें विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, तो फिर उनके लिए गीता नहीं। द ऑथर मैक्स कृष्णा से, कि लेखक ने इसमें कृष्ण के कहे गए कुछ शब्द कहे हैं, क्या बताए हैं कि डू नॉट एंट्रस्ट दिस ट्रेजर टू हिम हु इज विदाउट सेक्रीफाइस, without devotion, without the desire for his teaching, and who denies me। इसमें अर्थ लिखे पहले तो दो तीन। एंट्रस्ट कहते हैं सौंपने को, किसी को देने को, ट्रेजर तो खजाना को कहते ही हैं, डिवोशन समर्पण को कहते हैं, और डिनाइज मतलब अस्वीकार करना, है ना, डिनाय। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अपनी गीता में कि इस खजाने को तुम उसको मत सौंपो जो कि बिना त्याग के हो, जिसने कभी कोई त्याग नहीं किया गया हो, जो बिना समर्पण के हो, जो बिना इच्छा के हो, है ना, जिसमें कोई इच्छा ना हो इसकी शिक्षा को प्राप्त करने का, और जो मुझे अस्वीकार करे, जो ईश्वर को अस्वीकार करे, जो एक तरह से नास्तिक हो, तो फिर उसके लिए गीता का क्या काम, है ना, उसको देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा वो कृष्ण भगवान कहते हैं कि उनको ये सब समझाने की जरूरत नहीं, वरना भैंस के आगे बीन बजाना। फिर आगे देखें कि on the other hand those who will give this precious treasure to my devotees will by the fact of this service assuredly reach me। और दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति इस मूल्यवान खजाने को मेरे भक्त जनों तक पहुंचाएगा या पहुंचाता है तो वो निश्चित ही मुझको प्राप्त करेगा, है ना। एश्योर्डली मतलब निश्चित ही मुझे प्राप्त करेगा इस सेवा के बदले में, है ना। वो जो भी भगवान के कहे गए शब्दों को या भगवत गीता सुनाते हैं, बताते हैं, तो उनके बारे में कहा है, वो तो एक चलो स्वार्थ हो तो अलग बात है, लेकिन निस्वार्थ भाव से तो वो निश्चित ही मुझ तक पहुंचेंगे। फिर आगे देखें कि एंड दोज हु बीइंग फ्री फ्रॉम मेलाइस, कि और ऐसा व्यक्ति जो मेलाइस से मतलब द्वेष से बिल्कुल फ्री है, जिसके अंदर कोई मेल नहीं है,
will with faith absorb this teaching, shall having attained freedom live where people of true merit go after death। कि ऐसा व्यक्ति जो द्वेष से बिल्कुल मुक्त है और जिसने इस गीता के ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लिया है, उस पर विश्वास कर लिया है, तो वो निश्चित ही स्वतंत्रता को प्राप्त होगा और वो वहां रहेगा जहां पे मरने के बाद योग्य व्यक्ति रहते हैं, मतलब ईश्वर के चरणों में, या फिर मुक्ति मिल जाएगी, है ना, स्वर्ग प्राप्त होगा। तो इस तरह से बताया गया है कृष्ण भगवान के द्वारा अपनी गीता में। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि अपने कॉपी में लिखने हैं। कौन से लिखने हैं नहीं लिखने हैं ये देख ले, डबल राइट लगे हुए हैं, ये लिखने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डूज एंड डोंट्स। फिर इसके बाद सेकेंड वाला होगा कि व्हाई इज द गीता बियॉन्ड द मर इंटेलेक्ट, ये भी लिखना है। फिर आगे देखिए अगला थर्ड वाला होगा इसमें कि व्हाई डज द ऑथर से दैट द गीता इज नॉट फॉर दोज हु हैव नो फेथ, है ना, एक तो ये भी लिखना है। फिर फोर्थ वाला है कि हु विल सर्टेनली रिच टू लॉर्ड कृष्ण, एक तो ये भी लिखना है। और फिफ्थ वाला इसमें लास्ट होगा, थोड़ा लॉन्ग आंसर है ये, 4 मार्क्स में पूछे जाने वाला, कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द गीता, आपको गीता के महत्व के बारे में वर्णन करना है। तो ये हम लिख देंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा अपना ये वाला लेसन। इसके बाद हम देखेंगे अपना लास्ट आज के इस वीडियो का 9th लेसन। ये भी एक अच्छा है, नॉलेजेबल पैसेज है और देखते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। पैसेज का इसमें वैसे शीर्षक दिया है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, क्या आप स्थिर रहें और ये जान ले कि आप ईश्वर हैं, है ना। ईश्वर सभी के अंदर है अगर आप अपने अंदर खोजेंगे तो देखें कि क्या इसमें बताया गया है। द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम, कि सबसे मुख्य जो चुनौती होती है वो अपने मस्तिष्क को शांत करने की होती है। आपका दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है और आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए भड़काता है या प्रेरित करता रहता है, तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज मेडिटेशन, और इसका जो मुख्य जो सॉल्यूशन है वो है मेडिटेशन, यानी ध्यान करना, जैसे शंकर भगवान बैठे रहते ध्यान में वैसे। इन टूडेज एज एवरी सेकेंड पर्सन रिकमेंड्स मेडिटेशन टू द फर्स्ट, कि आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति जो है वो सुझाव देता है मेडिटेशन करने का सबसे पहले, है ना, कि माइंड शांत रहता है। एंड फॉर अ स्टूडेंट देयर कांट बी अ मोर पावरफुल टेक्निक टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, और विद्यार्थियों के लिए भी ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तकनीक है अपने लंबे समय तक शिक्षा के जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार करने की, मतलब आपके जो याद रखने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। फिर आगे देखें अगले पेज पे, ये इस तरह से कुछ चित्र बताया गया है मेडिटेशन का। हम आगे पढ़ते हैं कि काम माइंड बेटर रिटेंशन, कि जब मस्तिष्क शांत होगा, काम होगा, तो बेहतर याददाश्त भी होगी, है ना। रिटेंशन यानी याददाश्त। बेटर हेल्थ, फोकस एंड कंसंट्रेशन आर द ऑब्वियस बेनिफिट्स, और साथ ही क्या इसमें बेनिफिट्स यानी लाभ होंगे कि आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, फोकस और कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा। फोकस यानी जो ध्यान केंद्रित करने का और जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, वो भी बढ़ेगी। निश्चित ही हुए ये लाभ हैं, ऑब्वियस बेनिफिट्स हैं। यू विल रियलाइज द बेनिफिट्स एज योर प्रैक्टिस इंक्लूड्स अ जनरल सेंस ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि इसके लाभ का आपको कब महसूस होना शुरू होगा कि जब आप इसके प्रैक्टिस में आप शामिल करेंगे अपने अच्छे भाव को, अपनी खुशी को और अपने आध्यात्मिक वृद्धि को, है ना। अपने अंदर आपको यह सब जागृत करना होगा, वरना सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होगा। आप मन में गुस्सा पाल के बैठे हैं तो वैसा कुछ, उससे कुछ भी नहीं होना है ना। उसके लिए आपके अच्छे भाव, आपकी खुशी और आपकी आध्यात्मिक वृद्धि होनी आवश्यक है। ये आप अपने अंदर अपने प्रैक्टिस में लाएं। द मूड प्रॉब्लम कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस वे मेडिटेशन, कि कई बार आपको समस्या होती है कि यार मेरा ये करने का मूड नहीं है या फिर ये मूड है, तो ये जो मूड की समस्या है ना, ये भी सिर्फ एक चीज से सुधर सकती है, मेडिटेशन से। जब आप मानसिक लेवल पे एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर आप ये मूड वूड नहीं देखते, जो काम है वो करते हैं, उसमें मूड की क्या दिक्कत है। तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है मेडिटेशन से। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, कि मेडिटेशन भी कई प्रकार का होता है।
द सिंपलेस्ट इज ऑफकोर्स फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग, लेकिन जो सबसे सरल तरीका है मेडिटेशन करने का वो निश्चित ही है अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग, है ना, मतलब सांस आ रही जा रही है, बस इस पे ध्यान देना। सिंस योर ब्रीथ इज ऑलवेज विथ यू, इट कैन बी डन एनी टाइम एनी प्लेस, कि जैसा कि आपको पता है आपकी जो सांसें हैं वो तो हर वक्त आपके साथ है जब तक आप जिंदा हैं, तो ये किसी भी समय किसी भी स्थान पे कर सकते हैं। मतलब बैठे बैठे आप शांत है, कोई काम नहीं है, तो अपने सांस आ रही है जा रही है इस चीज़ पे आप टाइम पास कर सकते हैं, तो उससे मेडिटेशन भी होगा एक तरह से। बट द बेस्ट इज टू सेटल डाउन इन अ कूल प्लेस दैट हैज डिम लाइट एंड इज रिलेटिवली क्वाइट, लेकिन सबसे अच्छा जो स्थान है मेडिटेशन करने का वो है ठंडी जगह पे। इसीलिए तो लोग बहुत सारे हिमालय पे जाते थे पहले, है ना, ठंडी जगह में, ऐसा नहीं फ्रिज में जाके बैठ जाओ, है ना, तो ठंडी जगह होनी चाहिए और जहाँ पे थोड़ी कम लाइट हो, ज़्यादा तीखी रोशनी ना हो और साथ ही पूर्णतः शांति हो, रिलेटिवली क्वाइट, पूरी तरह से शांति हो। फिर आगे देखें कि यू मस्ट फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन योर ब्रीदिंग, कि आप अपने पूरा जो अटेंशन है, अपना ध्यान जो है सांस पे केंद्रित रखें। ऑब्जर्व योर ब्रेथ एज इट कम्स इन एंड गोज आउट, और आप ध्यान दें कि कैसे आपकी सांसें अंदर जा रही है बाहर आ रही है। You will see that your mind will tend to wander a lot, but soon you will be able to bring it back on breathing. तो आप ये देखेंगे इस सब के बीच में कि आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर बिखरेंगे, वांडर करेंगे, कभी इधर कुछ ये सोचेंगे, कभी वो सोचेंगे, लेकिन जल्द ही आपको पता चलेगा कि आपका जो ध्यान है वो सांसों की तरफ केंद्रित होने लगा है, मतलब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा। डोंट ऑब्स्ट्रक्ट थॉट्स, लेट देम गो ऑफ, क्या विचारों को आने से भी ना रोकें कि अरे यार दिमाग खराब हो रहा है, मेरे को दूसरे विचार आ रहे हैं, तो आप उन विचारों को आने दें और उनको जाने दें, विचार आएंगे तो जाएंगे। ऑल यू नीड टू डू इज टू कीप योर फोकस ऑन ब्रीदिंग, सिर्फ आपको क्या करने की जरूरत है, अपने ध्यान को सांसों पर नियंत्रित करने की जरूरत है। व्हेन यू ट्राई दिस इनिशियली यू विल सी हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डू, तो जब आप इसको इनिशियली यानी शुरुआत में करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये करना कितना कठिन है, वास्तव में बहुत मुश्किल है। बट सोन यू विल गेन मास्टरी ओवर इट, लेकिन जल्द ही आप इस पे मास्टरी यानी निपुणता हासिल कर लेंगे। एंड हु नोज यू माइट एंड अप एज अ ज़ेन मास्टर और अ स्पिरिचुअल गुरु, या फिर क्या पता कि कहीं आप कोई ज़ेन मास्टर यानी योगा के एक्सपर्ट बन जाए, मेडिटेशन के, या फिर कोई आध्यात्मिक गुरु बन जाए, बाबा रामदेव जैसे, या ऐसा कुछ तो हो सकता है। अगर आप शुरुआत करें तो किसी बड़ी उपलब्धि को भी हासिल प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये देख लेते हैं कि कौन सा अपनों को अपनी कॉपी में इसको कंप्लीट करना है। 9th लेसन के हैं ये, जिसमें से कुछ 3-4 हैं, शायद 3 ही है। पहला तो है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, फिर सेकेंड होगा इसमें व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, और थर्ड है विच इज़ द बेस्ट प्लेस कंसिडर्ड फॉर मेडिटेशन। इसके अलावा ये और भी नीचे हैं, 2 और हैं, है ना, 5 हो जाएंगे। क्या है 4th वाला कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल गुरु से आप क्या समझते हैं बताना है। और एक लॉन्ग आंसर है 4 मार्क्स में पूछे जाने वाला इसी लेसन का, हाउ कैन वन अटेन मास्टरी इन द आर्ट ऑफ मेडिटेशन, कि कोई कैसे मेडिटेशन ध्यान में निपुणता हासिल कर सकता है, ये इसमें बताया है। तो ठीक है, ये हो गए अपने वर्कबुक के 3rd पार्ट में ये 3 लेसन, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद है सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।